हम्म। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दुनिया में चाहे कोई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस दे रहा हो, या फिर सीपीओ और बीपीएससी जैसी प्रतिष्ठित स्टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो। बिल्कुल। एक बात जो सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है पॉलिटी और इतिहास का इतना विशाल सिलेबस। ढेरों तथ्य हैं, अनगिनत तारीख हैं। और कभी न खत्म होने वाले आंकड़े। हाँ, मतलब इन सब को देखकर कई बार ऐसा लगता है जैसे बिना किसी नक्शे के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की जा रही हो। ये तो है। लेकिन आज का ये डीप डाइव, यानी हमारा ये गहन विश्लेषण, इस मुश्किल सफर को एकदम आसान बनाने वाला है। आज की चर्चा का हमारा जो मुख्य आधार है वो है पॉलिटी क्लास 10 संविधान सभा के बेहद शानदार और विस्तृत हस्तलिखित नोट्स। और आज का मिशन एकदम स्पष्ट है, हमें इन नोट्स की एक एक लाइन और एक एक तथ्य को डिकोड करना है, ताकि ये विश्लेषण उन सभी के लिए एक परफेक्ट ऑडियो क्लास का काम करे जो इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। एकदम सही। 1895 में उठी संविधान की पहली मांग से लेकर 1950 में संविधान सभा की आखिरी बैठक तक आज कुछ भी नहीं छूटेगा। देखिए, ये सचमुच एक बहुत ही बेहतरीन पहल है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तथ्यों को केवल रटना नहीं है। मतलब समझना भी है। बिल्कुल। जब तैयारी करने वाले छात्र ये समझना शुरू कर देते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नए राष्ट्र की नींव रखी गई थी, तो चीजें अपने आप याद होने लगती हैं, कहानी की तरह। हाँ, जब हम घटनाओं की कड़ी को जोड़कर देखते हैं तो तारीखें और आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं रह जाते, बल्कि वे एक बहुत बड़ी और रोचक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के 1895 के उस दौर में चलते हैं, जब मैंने इन नोट्स में मांग की उत्पत्ति वाला हिस्सा पढ़ा तो एक तथ्य ने मुझे काफी आकर्षित किया। कौन सा तथ्य? अक्सर लगता है कि संविधान की मांग आजादी के बहुत करीब आकर शुरू हुई होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि संविधान के पहली अप्रत्यक्ष मांग, जिसे फर्स्ट इनफॉर्मल डिमांड कहा गया है, वो 1895 में ही आ गई थी, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक के जरिए। हाँ, वही स्वराज बिल। और इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये थी कि इस विधेयक में सिर्फ आजादी की बात नहीं थी, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समानता और धर्म तथा भाषण की आजादी की बात भी की गई थी। इतने साल पहले ऐसे विचार आना अपने आप में अद्भुत है। सच में। इस बात को अगर हम थोड़े और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ स्वराज शब्द का इतिहास समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि भारतीय जनमानस में पनप रही एक पूरी राजनीतिक क्रांति का आधार था। क्या आप जानते हैं स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। बिल्कुल सही। 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में इसका पहला प्रयोग किया था। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल सीधे पूछ लिया जाता है। और इसका आधिकारिक प्रयोग? आधिकारिक यानी ऑफिशियल प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। अच्छा, तो मतलब ये ऐतिहासिक विकास दर्शाता है कि कैसे एक दार्शनिक विचार धीरे धीरे एक ठोस राष्ट्रीय मांग में तब्दील हो रहा था। एकदम सटीक। ये सफर सचमुच दिलचस्प है। और इसी सफर में 1922 का वो साल आता है जब महात्मा गांधी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कही थी, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। हाँ, नोट्स में उनका यही प्रसिद्ध कथन दर्ज है। मुझे लगता है ये केवल एक बयान नहीं था, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश था कि भारत का भविष्य अब लंदन में बैठकर तय नहीं किया जाएगा। ये उस दौर का एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था और यही भावना आगे चलकर औपचारिक मांगों में तब्दील हुई। औपचारिक मांग मतलब फॉर्मल डिमांड? हाँ, 1934 वो साल था जब पहली औपचारिक मांग M.N. रॉय द्वारा रखी गई। M.N. रॉय जो वामपंथी विचारक थे। बिल्कुल, वो एक बहुत ही प्रखर वामपंथी विचारक थे और उनका ये कदम एक बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि अब मांग केवल बातों में नहीं थी, बल्कि स्पष्ट और लिखित वैधानिक रूप में थी। और शायद इसीलिए ठीक एक साल बाद 1935 में कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। हाँ, ये वो ऐतिहासिक मोड़ था जहां से ब्रिटिश सरकार के लिए भारत के संविधान की इस मांग को नजरअंदाज करना लगभग असंभव हो गया था। और शायद इसीलिए 1940 के दशक में अंग्रेजों का रुख भी बदलने लगा था। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का दबाव भी तो था। बिल्कुल था।
नोट्स बताते हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, जिसमें अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। सैद्धांतिक रूप से, हाँ। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया, जिसे भारतीयों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की विफलता और कैबिनेट मिशन की सफलता के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। वो कैसे? देखिए, क्रिप्स मिशन युद्ध के बाद के वादे कर रहा था जिसे कोई मानने को तैयार नहीं था, लेकिन 1946 का कैबिनेट मिशन ही वो ठोस आधार बना जिस पर अंततः हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ। इसी मिशन ने बाकायदा ये तय किया कि सभा की संरचना कैसी होगी। हाँ, इसमें कितने सदस्य होंगे और वे कहाँ से आएंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नोट्स में इस संविधान सभा की संरचना का पूरा गणित बहुत ही विस्तार से दिया गया है। कुल 389 सदस्य तय किए गए थे। 389 ही क्यों? वही मैंने भी यही सोचा। तो नोट्स बताते हैं कि इसे भारत की तत्कालीन जनसंख्या और रियासतों के हिसाब से बांटा गया था। इन 389 को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया। पहले हिस्से में 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से आने थे, जहां सीधे तौर पर अंग्रेजों का शासन था। और इन 296 को भी आगे विभाजित किया गया था। 292 सदस्य 11 प्रांतों से और 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से। और वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण हैं। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। एकदम सही। और जो दूसरा हिस्सा था, उसमें बाकी बचे 93 सदस्य थे, जिन्हें देशी रियासतों यानी प्रिंसली स्टेट से मनोनीत किया जाना था। ये संरचना उस समय के भारत की जटिल राजनीतिक स्थिति का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। एक तरफ सीधे ब्रिटिश नियंत्रण वाले इलाके थे और दूसरी तरफ राजा महाराजाओं की रियासतें। तो अब यहाँ सबसे पेचीदा सवाल ये था कि इन 296 सदस्यों का चुनाव आखिर होगा कैसे? क्योंकि ये आज के आम चुनावों जैसा तो था नहीं कि जनता सीधे वोट डालने चली जाए। हाँ, नोट्स बताते हैं कि ये एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, जिसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का इस्तेमाल किया गया था। और जो पैमाना तय हुआ वो था हर 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट। अब देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व का नाम सुनते ही कई छात्रों का दिमाग चकरा जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल तो है। क्या इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर समुदाय या वर्ग को उसकी आबादी के हिसाब से सीट दी गई थी? नोट्स में इसकी तुलना आज के ग्राम प्रधान चुनाव से की गई है। वो उदाहरण बहुत सटीक है। उस उदाहरण से चीजें एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती हैं। कैसे? देखिए, आज के ग्राम प्रधान के चुनाव में जो सिस्टम काम करता है उसे फर्स्ट पास द पोस्ट या FPPS कहते हैं। इसका मतलब है विनर टेक्स ऑल। जो सबसे आगे वही जीता। हाँ, मान लीजिए एक उम्मीदवार को 250 वोट मिले और दूसरे को 160 वोट मिले। जिसे 250 वोट मिले वो जीत गया, बाकी 160 वोटरों की कोई नुमाइंदगी नहीं बची। उनका वोट तो एक तरह से बेकार हो गया। बिल्कुल, लेकिन 1946 के उस नाजुक दौर में संविधान सभा के चुनाव में ऐसा नहीं किया जा सकता था। वहां हर समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व देना था। इसलिए एक जटिल समानुपातिक प्रणाली अपनाई गई। और रही बात एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वोटर केवल एक मोहर नहीं लगाता बल्कि अपनी पसंद बताता है। मतलब पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये, ऐसे। हाँ बिल्कुल, ताकि अगर पहली पसंद का उम्मीदवार बाहर हो जाए तो उसका वोट बेकार न जाए बल्कि दूसरी पसंद वाले को ट्रांसफर हो जाए। इसी तरीके से अल्पसंख्यक वर्गों की आवाज भी संविधान सभा में मजबूती से पहुंच सकी। इस व्याख्या से तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब उन चुनावों के नतीजों पर नजर डालते हैं जो 296 सीटों के लिए हुए थे। नतीजे काफी एक तरफा थे। हाँ, नोट्स के आंकड़े बताते हैं कि कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ भारी जीत हासिल की। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और अन्य के खाते में 15 सीटें गई। और आरक्षित श्रेणियों का गणित भी काफी दिलचस्प था। सामान्य वर्ग के लिए 213, मुस्लिमों के लिए 79 और सिखों के लिए 4 सीटें तय थी। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 26 और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 33 सीटें आरक्षित थीं। कि संविधान सभा में भारत की विशाल विविधता को समेटने का कितना गहरा प्रयास किया गया था। लेकिन असल राजनीतिक चुनौती तो चुनाव के बाद शुरू होने वाली थी। हाँ, और यहीं से हम पहुंचते हैं दिसंबर 1946 के उस ऐतिहासिक महीने में। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। सेंट्रल हॉल का वो दिन। नोट्स पढ़ते हुए मैं उस दृश्य की कल्पना कर रहा था। दिल्ली का सेंट्रल हॉल,
जहां आज भी संसद की संयुक्त बैठकें होती हैं, वहां 207 सदस्य इकट्ठा हुए थे। जेबी कृपलानी ने एक प्रस्ताव रखा और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, जिसे हम टेम्पररी प्रेसिडेंट कहते हैं, चुन लिया गया। इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य ये है कि वरिष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष चुनने की ये जो परंपरा थी, ये फ्रांस के संविधान से ली गई थी। फ्रांस से? ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट एग्जाम के लिए। बिल्कुल। सेंट्रल हॉल का वो माहौल उत्साह से तो भरा था, लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ा तनाव भी मौजूद था। मुस्लिम लीग के बहिष्कार की वजह से? हाँ, इस पहली बैठक में मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया था। उनका ये पूरा बहिष्कार स्थिति को बहुत गंभीर बना रहा था। और इसी बहिष्कार पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने एक तंज भी कसा था। एक बहुत ही व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी उन्होंने कहा था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है। ये तंज बड़ा ही तीखा था। मतलब सोचिए उस समय के अखबारों में इस बयान ने कितनी हलचल मचाई होगी। एक तरफ एक नए देश का संविधान बन रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। चर्चिल का ये बयान उस समय के गहरे राजनीतिक विभाजन और ब्रिटिश हुकूमत के उस घमंड को दर्शाता है कि भारतीय अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नेताओं ने काम रुकने नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित हुई और ये दिन बहुत सी महत्वपूर्ण नियुक्तियों का गवाह बना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष या परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। साथ ही 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। एच.सी. मुखर्जी को निर्वाचित उपाध्यक्ष बनाया गया और फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष। और एक नाम जो पॉलिटी में बार बार आता है, B.N. राव। हाँ, जिन्हें संवैधानिक सलाहकार या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। संविधान का पहला कच्चा ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया था। इसके बाद जो तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, वो तो भारतीय इतिहास के सबसे अहम दिनों में से एक है। उद्देश्य प्रस्ताव का दिन। हाँ, इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, पेश किया था। नोट्स ये भी बताते हैं कि इस प्रस्ताव का समर्थन पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। ये उद्देश्य प्रस्ताव सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, ये उस भारत की आत्मा थी जिसका सपना उन सभी ने देखा था। और इसे 22 जनवरी 1947 को मंजूरी मिली। यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का मुख्य आधार बना। इसके 4 मुख्य स्तंभ थे: लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और संघवाद। बिल्कुल। ये 4 शब्द यह तय कर रहे थे कि भारत का चरित्र कैसा होगा, यहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार मिलेंगे और केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होगा। इसके बाद शुरू होता है संविधान को पढ़ने, उस पर बहस करने और एक-एक शब्द को तौलने का लंबा दौर, जिसे वाचन या रीडिंग्स कहा जाता है। ये वाचन परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं। नोट्स में संविधान के 3 महत्वपूर्ण वाचनों का जिक्र है। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से शुरू होकर 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को शुरू हुआ और लगभग 1 साल तक चलकर 17 अक्टूबर 1949 को खत्म हुआ। और नोट्स विशेष रूप से इस बात पर जोर देते हैं कि ये सबसे बड़ा वाचन था। हाँ, और फिर अंत में तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और ये 26 नवंबर 1949 की तारीख भारतीय राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। विधि दिवस? हाँ, इसे विधि दिवस या लॉ डे के रूप में जाना जाता है। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार कर लिया था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बारीक बिंदु है जिस पर परीक्षाओं में अक्सर फंसाया जाता है कि इस दिन पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। हाँ, बिल्कुल। इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था। कुल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो तुरंत प्रभाव से सक्रिय कर दिए गए थे। वो 16 अनुच्छेद याद रखना बहुत जरूरी है। नोट्स में पूरी लिस्ट दी गई है, जैसे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60वें। हाँ, 60। फिर 324, 366, 367, 379, 380 और 388 और आखिर में 391, 392, 393 और 394। अब देखिए, सिर्फ नंबर रटने के बजाय अगर हम इनके पीछे की इंसाइट या कारण को देखें तो समझ आता है कि इनमें से ज्यादातर अनुच्छेद नागरिकता और चुनाव आयोग से जुड़े थे। जैसे 5 से 9 नागरिकता के हैं और 324 चुनाव आयोग का है। यही वो विश्लेषणात्मक नजरिया है जो एक छात्र को भीड़ से अलग करता है। नवंबर 1949 में नागरिकता और चुनाव से जुड़े अनुच्छेदों को तुरंत लागू करना कोई संयोग नहीं था।
बल्कि उस समय की सबसे बड़ी मजबूरी थी। क्योंकि भारत का जो विभाजन हुआ था उसके कारण लाखों शरणार्थी इधर से उधर हो रहे थे। नागरिकता तय करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और देश को जल्द से जल्द अपने पहले आम चुनाव कराने थे, जिसके लिए चुनाव आयोग का तुरंत गठन होना जरूरी था। विभाजन की बात करें तो इसका असर केवल भूगोल पर नहीं बल्कि संविधान सभा की संरचना पर भी बहुत क्रूर तरीके से पड़ा था। जो कुल सदस्य संख्या शुरुआत में 389 तय की गई थी, वो भारत विभाजन के बाद घटकर मात्र 299 रह गई, जिनमें से प्रांतों से 229 सदस्य और देशी रियासतों से 70 सदस्य बचे थे। ये महज एक गणित का घटाव नहीं था। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। देश कट चुका था, चारों तरफ दंगे और अविश्वास का माहौल था, और उसी भारी दबाव के बीच उस हॉल में बैठे 299 लोग एक ऐसा संविधान गढ़ने की कोशिश कर रहे थे जो इस टूटे हुए देश को हमेशा के लिए जोड़ कर रख सकें। वाकई वो कितना कठिन और भावनात्मक रूप से तोड़ देने वाला समय रहा होगा। लेकिन उन सब चुनौतियों को पार करते हुए हम पहुंचते हैं वर्ष 1950 में। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की तमतम बैठक। इस आखिरी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। और इसी दिन 284 सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर किए। नोट्स में एक बहुत ही खास तथ्य मौजूद है जिस पर अमूमन ध्यान नहीं जाता। कौन सा? ये हस्ताक्षर संविधान की हिंदी और अंग्रेजी दोनों लिपियों वाली प्रतियों पर किए गए थे, और जो अंग्रेजी की लिपि थी वो इटैलिक शैली में लिखी गई थी। ये कैलीग्राफी का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है, और इसी अंतिम बैठक में हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को भी आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। हाँ, यहाँ परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। अक्सर छात्र राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के तथ्यों में कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जामिनर इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं। तो चलिए इन दोनों के बीच के अंतर को पूरी गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रगान की, यानी जनगण मन की। इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसकी मूल भाषा बांग्ला है, और इसे गाने का जो निर्धारित समय है वो 52 सेकंड तय किया गया है। ऐतिहासिक रूप से इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर एक ऐतिहासिक कानूनी मामले का भी जिक्र है नोट्स में। हाँ, बिजोय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, जो 1986 का मामला है। ये क्या था? ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास के आधार पर राष्ट्रगान गाने या न गाने के अधिकार से जुड़ा है। पॉलिटी की तैयारी करने वाले हर गंभीर छात्र को इस केस की पृष्ठभूमि जरूर पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगर हम राष्ट्रगीत पर आएं, यानी वंदे मातरम पर, तो इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसकी भाषा की बात करें तो ये बांग्ला और संस्कृत दोनों भाषाओं का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण है। इसे गाने का समय 65 सेकंड तय किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे भी पहली बार कोलकाता के अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन इसका साल 1896 था। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का ही स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक बहुत ही शक्तिशाली और अद्वितीय योगदान रहा है। लेकिन वैधानिक रूप से दोनों के तथ्य बिल्कुल अलग हैं। परीक्षाओं में सीधे तौर पर इन्हीं छोटे-छोटे अंतरों पर सवाल बनाए जाते हैं। अब चूंकि हम इस क्लास 10 के पॉलिटी नोट्स के गहन विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं, तो कुछ ऐसे त्वरित तथ्यों को देख लेते हैं जो किसी भी परीक्षा में सीधे-सीधे पूछ लिए जाते हैं। रैपिड फायर फैक्ट्स। हाँ, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? एकदम सटीक आंकड़ा है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और इस पूरी प्रक्रिया में कुल खर्च? उस जमाने में 63,96,729 रुपए का खर्च आया था। सेशंस कितने हुए? इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र या सेशंस आयोजित किए गए। और कुल बैठकें? 166 हुई। बिल्कुल। ये जो आंकड़े हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 166 बैठकें, ये सिर्फ पन्नों पर लिखे नंबर नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक एक शब्द पर कितनी गहरी बहस की है। उन्होंने कुछ भी जल्दबाजी में नहीं थोपा। हर विवादित मुद्दे पर चर्चा हुई और आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया। आज की इस विशेष चर्चा में हमने हस्तलिखित नोट्स की मदद से 1895 की उस पहली अप्रत्यक्ष मांग से लेकर 1950 में संविधान लागू होने तक का एक-एक तथ्य कवर किया है। क्योंकि हमने इस पीडीएफ का एक भी महत्वपूर्ण आंकड़ा या वैचारिक बिंदु नहीं छोड़ा है।
अंत में इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं बल्कि एक नागरिक के तौर पर सोचने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, बताइए। जरा सोचिए, 2 साल 11 महीने और 18 दिन की लगातार बहस के बाद लाखों विविधताओं वाले इस विशाल देश के लिए एक नियम पुस्तिका तैयार की गई। उस दौर में देश के अंदर गहरे विभाजन थे, राजनीतिक तनाव चरम पर था और भारत का बंटवारा हो चुका था। इन सब भयंकर चुनौतियों को देखते हुए अगर उन नेताओं ने उस समय सर्वसम्मति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाने की जगह केवल बहुमत के अहंकार को अपना लिया होता, मतलब विनर टेक्स ऑल। हाँ, अगर उन्होंने उसी विनर टेक्स ऑल को संविधान का एकमात्र आधार बनाया होता, जहां अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्गों की आवाज के लिए कोई जगह न होती, तो क्या हमारा ये लोकतंत्र इतने दशकों तक टिक पाता? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इतने धर्मों, भाषाओं और जातियों वाला अखंड भारत का सपना सच हो पाता? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जिस पर हर उस व्यक्ति को जरूर विचार करना चाहिए जो इस देश के इतिहास और राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा है। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। जब हम उस दौर की परिस्थितियों को समझते हैं, तब जाकर हमारे संविधान की असली कीमत समझ में आती है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव, इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से पढ़ते रहिए और चीजों के पीछे का क्यों और कैसे समझते रहिए।